नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जैसा कि हम लोग भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को पढ़ रहे हैं, जो कि सभी एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। इससे पहले 3 वीडियो मैं आपको दे चुका हूं। अगर उन तीनों को नहीं देखा है आपने तो अवश्य देखिए, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वह अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 395 तक कवर कराना है। इतना ही नहीं, इसके बाद या इसके बीच में ही मैं संविधान के उन तमाम टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में कराने वाला हूं, क्योंकि संविधान ऐसा टॉपिक है जो सभी एग्जामों में यहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए बिल्कुल नए तरीके से शुरू करते हैं। अभी तक हमने 123 अनुच्छेद तक देखा है ना, 3 पार्ट में। उसके बाद हम लोग 124 से आज शुरू करेंगे और अनुच्छेद 167 तक हम लोग चलेंगे। इसमें बहुत सारे अनुच्छेद हैं जो बिल्कुल आसानी पूर्वक याद हो जाएंगे। बाकी एक बार खाली देखिए और आपको लगभग याद हो जाएगा। लेकिन हाँ, इससे पहले का जो वीडियो है उसको देखिएगा जरूर, तभी आपको ये वाला रिलेट होगा, उससे जोड़ जोड़ करके मैं बताने वाला हूं। अगर उसको नहीं देखें तो देख लीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, चेक करिए, लिंक दिया हुआ है। तीनों वीडियो का एक प्लेलिस्ट बना है, वहां जाकर के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लीजिए। उसके बाद ये पार्ट 4 शुरू करिए। तो चलिए आइए हम लोग आते हैं अनुच्छेद 124। 124 में हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और उसका गठन। सीधा एग्जाम में प्रश्न बनता है, सुप्रीम कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो बताएंगे। ये तो 124 में वर्णित है। बिल्कुल चीजों को समझते चलिए, बस ध्यानपूर्वक खाली सुनिए, कुछ करना नहीं है, बस सुनिए और आपको याद हो जाएगा। आइए पहले एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। पहले स्क्रीनशॉट आप लीजिए। स्क्रीनशॉट लेते नहीं है और कहते हैं कि सर स्क्रीनशॉट लेने का मौका नहीं दिए, तो इसलिए मैंने सबसे पहले आपको मौका दे दिया है स्क्रीनशॉट लेने का। अब बात करते हैं भैया, जब इनकी स्थापना हो गई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई, तो 125 में क्या पढ़ेंगे? इनके वेतन के बारे में। यहां जो काम करेंगे जो न्यायाधीश, इनको वेतन तो मिलेगा ना भाई। बिना पैसा कौन काम करेगा? कोई नहीं करेगा। गठन करने से नहीं होगा साहब, वेतन भी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? वेतन। तो कहेगा ठीक है भैया ले लो, 124 में ले लो वेतन, गठन तो हमने कर ही दिया था, अब आप ले लो वेतन, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको 124 में जो है वह वेतन भी मिलता दिखाई दे रहा है, ठीक ना। अब आते हैं 126। 124 में गठन, 125 में वेतन। अब 126 में क्या है? तो जब मुख्य न्यायाधीश ना रहे, जैसे कि कोई स्कूल है या कॉलेज है, तो उसके प्रिंसिपल कभी कहीं चले जाते हैं, तो जो दूसरा होता है उससे वरिष्ठ वो बन जाता है उस दिन प्रिंसिपल, है कि नहीं। उसी प्रकार से जब मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उनके जगह पर कोई और उनका कार्य देख लेता है, यानी कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो जाती है। जब नहीं है तो दूसरा कोई आ जाएगा, मुख्य न्यायाधीश का कार्य देखेगा। तो ये 126 में है। तो अब लोगों ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश को तो आप देख लिए, लेकिन अन्य न्यायाधीश अगर न रहे या कम रहे तब, तो कहा कर लो 127 में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। पूछा जाता है एग्जाम में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, तो बताएंगे तदर्थ न्यायाधीश होता क्या है। तो जब कभी भी न्यायाधीशों की संख्या कम लगे तो एक अलग से न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, वो होता है तदर्थ न्यायाधीश, है ना। दूसरे जगह से लाया जाता है उनको कि भैया हमारा कोरम नहीं पूरा हो रहा है, तो चलिए आप आइए। तो 127 के तहत ये तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति हो जाती है। 126 में अपने कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का पढ़ा, उसके बाद के जो तदर्थ न्यायाधीश हैं उनको आप पढ़िए 127 में। चलिए आते हैं 129 में। अब आप कहेंगे सर 128 क्यों छोड़ दी? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको बता देते हैं कि 128 अनुच्छेद में वो जो रिटायर्ड न्यायाधीश होते हैं उनकी उपस्थिति, अगर उनको कभी बुलाया जाए तो 128 अनुच्छेद के तहत उनको बुलाया जाता है। ये बातें हम कर रहे हैं ना सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में, हाई कोर्ट के नहीं, सुप्रीम कोर्ट, है ना, सर्वोच्च न्यायालय।
इसके संदर्भ में। तो जो रिटायर्ड हो जाते हैं वो 128 के तहत बुलाए जा सकते हैं। तो 128 बहुत ज्यादा जरूरी नहीं था, इसलिए हमने उसको इसमें ऐड नहीं किया था। बाकी अब आते हैं 129। 129 क्या कहता है? ये है 129 ना। 129 क्या कहता है? अरे वीडियो रुका नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका मतलब क्या? सर्वोच्च न्यायालय कोई निर्णय देती है, फैसला देती है, तो इसके फैसले सब जगह मान्य होंगे और साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा कि फला केस में सर्वोच्च न्यायालय में यह निर्णय दिया था। तो ये जो है 129, ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, अभिलेख के तौर पर इसको प्रयोग किया जा सकता है। तो आर्टिकल 129 में ये कहता है। ओके, अभिलेख न्यायालय का होना। अब बात करते हैं 130। 130 में कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय का स्थान, क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय का स्थान कहां में है? सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में। क्या इसका कहीं ब्रांच हो सकता है? तो ये उसके ऊपर निर्भर है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसके स्थान को निर्धारित किया गया है अनुच्छेद 130 के तहत। अच्छा, ये जरा बताइए कि सर्वोच्च न्यायालय के अगर कोई स्थान में परिवर्तन करना होगा तो कैसे होगा? क्या सर्वोच्च न्यायालय खुद कर लेगी या संसद को इसमें आना होगा? जरा कमेंट करिए। बाकी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यह वीडियो है केवल अनुच्छेद का, बाकी जब डिटेल में हम क्लास कराएंगे तो सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। इतना पढ़ाएंगे, इतना पढ़ाएंगे, कहेंगे आपकी मजा आ गया सर। चलिए आते हैं 132। 132 कहता है हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ आप सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। कोई मामला गया हाईकोर्ट में, है ना, तो वहां कुछ मामले में निर्णय आया जो आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप चाह रहे हैं कि मैं अपील करूं सुप्रीम कोर्ट में, तो जाइए ना। रोका किसने है? 132 अनुच्छेद में तो आपको मिल ही रहा है। 132, 133, 134 ये सब आपको अलग अलग मामलों पर यही इजाजत देता है कि भैया आप जाइए ना, रोका किसने है? तो जाइए भाई। 132, 33, 34 है ना, ये सारा आपको जो है वह हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की शक्ति उपलब्ध कराता है। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए 137, 132 तक तो हमने देख लिया, नहीं अब 137। 137 क्या कहता है भाई? सर्वोच्च न्यायालय ने कोई निर्णय दिया या कोई अपना आदेश से जारी किया तो क्या उसकी समीक्षा कर सकता है? उसको लगे कि अरे यार इसमें कुछ है क्या, उसको देखते हैं फिर से, तो उसकी समीक्षा करने का अधिकार है। मतलब मैंने कुछ पढ़ाया और भूलवश कोई गलती हो गई तो मैं उसको फिर से मतलब नए तरीके से अगली वीडियो में बता दूंगा कि भैया ये गलती थी, मैंने समीक्षा किया है। मुझे ये शक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के पास भी ये शक्ति है अपने निर्णयों, अपने आदेशों की समीक्षा करने की शक्ति। किस अनुच्छेद के तहत? तो 137 अनुच्छेद के तहत यह शक्ति प्राप्त है। मैं उम्मीद कर रहा हूं किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी, चीजों को समझने में आप अच्छे से समझते चल रहे होंगे। अब बात करते हैं अनुच्छेद 138। तो 138 कहता है कि इसके अधिकार क्षेत्र का विस्तार, कहां गया? हाँ ये है, इसके अधिकार क्षेत्र का विस्तार, सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकार क्षेत्र है उसमें विस्तार हो सकता है। 138 अनुच्छेद ऐसा कहता है। 139 जानने से पहले आपने अनुच्छेद 32 पढ़ा होगा। अनुच्छेद 32 में रीट के बारे में भी आपने पढ़ा होगा कि फला रीट रीट, है ना। लेकिन कुछ रीट का प्रयोग या रीट जारी कर सकती है सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 139 के तहत। ये आपको अनुच्छेद बहुत कम ही लोग बताते हैं, रीट से संबंधित है अनुच्छेद 139, तो दिमाग में घुसेड़ लीजिए इसको। 139 भी रीट से संबंधित है, कोई दिक्कत नहीं। 143 यानी 143 ये मैजिक वर्ड है ना, ये तो सभी लोग जानते हैं, आजकल के नए बच्चे तो जानते ही होंगे 143। तो 143 है क्या? मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं जो आप लोग समझ रहे हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति को शक्ति, राष्ट्रपति को ये पावर है कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ सलाह ले सकता है। जैसे किसी के घर में कोई शादी है
है ना, उदाहरण दे रहा हूं। तो जब शादी होता है ना, तो कोई गांव का जो बड़ा बुजुर्ग है या कोई मतलब जानकारी वाला आदमी है, तो जिसके घर में शादी है वो जाते हैं, कहते हैं भैया हमको शादी करना है, कैसे क्या करें, क्या क्या मैनेजमेंट, तो सलाह देता है। गांव वाला तो सलाह दे दिया, लेकिन मानना ना मानना जिसके यहां शादी है उसके ऊपर निर्भर है। भाई ये फर्जी सलाह देते हैं या वो काम बिगाड़ देंगे, या जो भी है इनका सलाह मैं नहीं मानूंगा। ठीक, तो मेरे ऊपर है भाई मैं मानूं या ना मानूं। ठीक उसी प्रकार से 143 अनुच्छेद, राष्ट्रपति को ये पावर है, शक्ति है कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले, लेकिन माने या ना माने इसके लिए बाध्य नहीं है। भाई नहीं मानेंगे, पसंद नहीं आया नहीं मानेंगे, ये चीज हो गया। ओके, तो 139 और 143 भी आप जान गए हैं। अब आ जाइए 145। सब कुछ जब जान गए तो थोड़ा सा नियम भी जान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का। तो सर्वोच्च न्यायालय का क्या क्या नियम है। एक में 4 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, एक में 4 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, यही जोड़ का नियम है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का नियम है, एक में 4 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। 1 4 5, यही तो नियम है सुप्रीम कोर्ट का, कोई दिक्कत नहीं। आगे चल लें, अनुच्छेद 148, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। हर वीडियो की भांति इस वीडियो में भी मैं आपको जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं इसका भी निचोड़ मैं आपको बताने वाला हूं, पहुंचाने वाला हूं कि कौन कौन से अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो एग्जाम में आपको हूबहू देखने को मिलते हैं। तो 148 आप ध्यान दीजिए, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलते हैं पार्ट 2, यानी कि अनुच्छेद 149 से 167 की ओर। इधर और भी मजा आने वाला है आपको, वीडियो में बस बने रहिए, आपको भरपूर मजा आएगा और चीजों को आप बहुत जल्दी सीखेंगे, अडॉप्ट करेंगे, यहां से सीधा आपके दिमाग में प्रवेश करने वाला है, अगर बस धैर्य बना करके वीडियो को देखते रहें तो। चलिए आते हैं 149। देखिए 48 में कह रहा है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भाई नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तो हैं, लेकिन मुझे शक्ति दो, बिना शक्ति के मैं शक्ति विहीन हूं। तो अगले ही अनुच्छेद में कहा गया कि लो भैया लो शक्ति, यानी कि 149 में इनको शक्ति दे दिया गया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शक्तियां 149 अनुच्छेद में वर्णित है। अब चलते हैं 152, यहां से राज्य के बारे में आपको पढ़ना होता है, राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 152 में। राज्यों की परिभाषा अनुच्छेद 152 में बताया गया है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। चलिए 153 में आते हैं। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ऐसा किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ऐसा 153, अनुच्छेद 153 कहता है कि भैया प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन 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 एक संशोधन हुआ, 7वां संविधान संशोधन, उसके तहत यह प्रावधान कर दिया गया कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल हो सकता है। जैसे कि मान के चलिए कि बिहार हो गया या झारखंड हो गया, 2 राज्य हो गए, ठीक ना। तो चाहे तो एक राज्यपाल ही इन दोनों को देख सकता है काम, एक राज्यपाल ही इन दोनों का कार्य देख सकता है, दोनों राज्य मिलकर के इसका जो वो है वो तय कर देंगे। समझ रहे हैं आप। तो ये कहना चाह रहे हैं कि एक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, ये निश्चित है, मतलब कि सब राज्य में एक एक राज्यपाल होंगे, बट एक राज्यपाल जो है वह दूसरे राज्य में भी देख सकते हैं, ये संशोधन के द्वारा हुआ है। बाकी 153 आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। अब ध्यान दीजिए, आप जब अनुच्छेद 53 पढ़ रहे थे तो 53 में आपने पढ़ा था कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ऐसा आपने अनुच्छेद 53 में पढ़ा था। अब 154 है, देखिए 154 कैसे लिखा गया है। 154 वाला एक जो ये है, इसको अगर घटा दीजिए तो ये केवल 53 बच जाता है।
तो ये 53 में था संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, और 154 में है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। या राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में वर्णन 154 अनुच्छेद में है, कोई दिक्कत नहीं। अब राज्यपाल के वर्णन तो पढ़ लिए, तो भैया नियुक्त तो करो पहले राज्यपाल को, कहां से शक्ति आएगी जब नियुक्त किए ही नहीं है। तो हुआ कि चलो नियुक्त करते हैं, 155 अनुच्छेद के तहत चलो नियुक्त कर दिए, नियुक्त तो कर दिए। अब राज्यपाल कहा कि कितने दिन के लिए, कितने दिन के लिए नियुक्त किए हो भाई। तो देखिए राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, इनको कभी भी बदला जा सकता है और हटाया जा सकता है। आप लोग देखते ही होंगे कि राज्यपाल बदल जाते हैं, समय से पहले ही बहुत जगह बदल दिया गया है। तो इनके कार्यकाल जो है वह सामान्यतः तो 5 वर्ष का है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपने पद पर रहते हैं। तो राज्यपाल का कार्यकाल जो है वह 156 में है। कार्यकाल तो जान गए, लेकिन इनकी नियुक्ति हेतु अर्हता कि भैया किसको राज्यपाल बना दिया जाएगा। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशन है। सरकारिया आयोग एक आयोग था, आप लोगों ने नाम तो सुना नहीं होगा। तो उसने सिफारिश करी थी, बहुत सारी सिफारिश है। तो जब हम राज्यपाल पढ़ेंगे तो वहां डिटेल में पढ़ेंगे सरकारिया आयोग की सिफारिश कि राज्यपाल किसको बना सकते हैं, कितनी उम्र होनी चाहिए, जहां बन रहा है क्या वहां का हो सकता है या नहीं। जैसे मुझे बिहार का राज्यपाल बनना है, तो क्या मैं बिहार का हूं तो मुझे बना दिया जाएगा। ये सारी चीजें जो है वो हम राज्यपाल जब पढ़ेंगे तो वहां अच्छे से चर्चा करेंगे। सरकारिया आयोग की रिपोर्ट को हम लोग अच्छे से देखेंगे। देखिए दोस्तों, मैं पुनः आपको कह रहा हूं, अगर पॉलिटी बिल्कुल रुचि के साथ पढ़ना है तो आप पाठशाला विद केके को एकदम बेहिचक ज्वाइन करें। यहां पॉलिटी आपको बेहद ही अच्छे ढंग से पढ़ाया जा रहा है। अभी बाद में आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब कुछ पढ़ाया जाएगा। फिलहाल आप इसका आनंद लेते रहें। तो आप आइए, 156 राज्यपाल का कार्यकाल, 157 इनकी अर्हता तो हो गया। अब शर्तें, अर्हता तो हो गया, अब शर्तें 158 में है शर्तें। जब आप राज्यपाल बन जाएंगे तो आपको ये चीजें मिलेगी, आप ये नहीं होने चाहिए। ये जैसे होता है ना कि आप किसी लाभ के पद पर ना हो, आपको वेतन इतना मुहैया कराया जाएगा, आपको भत्ता इतना मिलेगा, आप पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है उस पीरियड के दौरान। तो ये सब जो है ना, ये सब शर्तें में आता है। 158 अनुच्छेद के अंतर्गत ये सारी चीजें जो आती हैं। 157 में योग्यता का मतलब कि चुनाव लड़ने से पहले आप ये होंगे तब आपको, चुनाव तो इसका होता ही नहीं है, चुनाव नहीं, जैसे आपको राज्यपाल बनाने से पहले आप ये सारी चीजें अगर फॉलो करते हैं अर्हता, तो आपको राज्यपाल बनाया जाएगा। अब आप बन गए, बनने के बाद आपको ये सारी चीजें करनी है, या ये सारी चीजें आपको उपलब्ध कराई जाएंगी, या ये सारी चीजें आपके पास नहीं होनी चाहिए। ये शर्तें हैं। ओके, मतलब बनने के पहले अर्हता, बनने के बाद शर्तें, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। अब चलिए, यहां से होता है खेला शुरू। राज्यपाल का शपथ, आपने पढ़ा था राष्ट्रपति का शपथ, याद है आपको राष्ट्रपति का शपथ? आपने अनुच्छेद 60 में पढ़ा था राष्ट्रपति का शपथ, पढ़ा था कि नहीं? पढ़ा था। कैसे पढ़ा था? 159 को कैसे आप लिख रहे हैं? 159, ये एक जो है इसको जोड़ दीजिए, क्या 60 नहीं हो गया? अरे 60 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना जी, 60 हो गया। तो भैया 60 में राष्ट्रपति का शपथ पढ़े थे, तो ये वाला एक अगर यहां ले आएंगे तो क्या 159 में हम राज्यपाल का शपथ नहीं पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं सर, कमाल हो गया सर, बिल्कुल कमाल हो गया। 60 1 5 9 है ना, 1 5 9 को अगर जोड़ेंगे तो बिल्कुल 6 आएगा। जैसे 60 में 6 और 0 को जोड़ते हैं 6 आता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं 161। आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। अगर राज्यपाल किसी कारणवश नहीं रहता है, या उसकी मृत्यु हो जाती है, या कोई अन्य कारण होता है, तो उसका कार्य कौन देखेगा? यह अनुच्छेद 160 में बताया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप 161 में आइए,
आप अनुच्छेद 72 पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा था राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। किसमें? 72 में। क्या 161 में राज्यपाल को यह अधिकार नहीं है कि वो क्षमा करे? तो कैसे करेगा? ये वाला जो एक है इसको यहां ले आएगा तो ये 72 हो ही जाएगा। अच्छा नहीं, 72 यहां भी एक देना पड़ेगा, ये भी जरा ध्यान दीजिएगा, एक एक दोनों में जोड़ना पड़ेगा, यहां वाला जैसा नहीं है, यहां अलग है। तो एक इसमें भी जोड़िए और इसमें भी जोड़िए। 72 में अगर राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है तो क्या 161 में राज्यपाल को नहीं है? बिल्कुल है सर, राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति है। क्षमादान भिन्न है, हम लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे वहां चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति को कौन सी विशेष शक्ति प्राप्त है और राज्यपाल को कौन सी शक्ति नहीं प्राप्त है। आगे चलते हैं 162 की ओर। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, यह अनुच्छेद 162 में है। अनुच्छेद 63 कहता है राज्यपाल को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राज्यपाल को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी राज्यों के लिए, और उस मंत्री का प्रधान कौन होता है? कमेंट कर दीजिए, राज्यों में जो मंत्री परिषद होता है उसका प्रधान कौन होता है? तो ये आप पढ़ लेंगे 163 में कि राज्यपाल को सहायता देने हेतु एक मंत्री परिषद होगी। चूंकि आप जानते हैं कि राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री, लेकिन नाम मात्र का प्रधान की बात करें तो वह राज्यपाल होता है। तो नाम मात्र तो राज्यपाल होता है, लेकिन वास्तविक मंत्री परिषद के पास पावर रहता है, मुख्यमंत्री के पास रहता है पावर, है ना। तो यही लोग इनको देगा सलाह की ऐसे करिए ऐसे करिए। चलिए 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग विधानमंडल पढ़ रहे होंगे, वहां इसको अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। 165 कहता है राज्य का महाधिवक्ता। 165 है राज्य का महाधिवक्ता। जैसे 76 में आपने महान्यायवादी पढ़ा था, है ना। 76 में आपने क्या पढ़ा था? महान्यायवादी। अब इस एक को यहां भी लिखिए यहां भी लिखिए, तो क्या 76 नहीं आ जा रहा है? तो 76 में आपने महान्यायवादी पढ़ा था, अब आप 165 में महाधिवक्ता पढ़ लीजिए, है ना। महान्यायवादी जो है वह केंद्र के लिए है और महाधिवक्ता जो है वह राज्य के लिए है। 165 महाधिवक्ता, खाली 76 महान्यायवादी। कोई दिक्कत नहीं, चीजों को समझ रहे हैं, चीजों को आप समझ रहे हैं। कमेंट करिएगा, अवश्य कमेंट करिएगा, इससे पहले वाले वीडियो भी आप देखिएगा। चलिए, राज्य की सरकार के कार्यों का संचालन, जैसे केंद्र सरकार के कार्यों का संचालन अनुच्छेद 77 में था कि नहीं? था ना, कि केंद्र सरकार का कोई भी कार्य जो होगा वह राष्ट्रपति के नाम से होगा, वह 77 में था। तो क्या 166 को 77 आप नहीं बना सकते हैं एक एक जोड़ करके? तो बना देंगे सर, बन जाएगा। यानी कि राज्य सरकार के समस्त कार्य जो है वह राज्यपाल के नाम से होते हैं। 166 में फिर से समझिए, 166 में राज्य सरकार के सारे कार्य राज्यपाल के नाम से होंगे, और वही इस एक को यहां भी लिख दें यहां भी लिख दें और जोड़ दें तो 77 आ जाएगा। तो ये जो है केंद्र सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के, इसीलिए तो कह रहा हूं कि इससे पहले की जो वीडियो है उसको देख लीजिए, तब जाकर के आपको आइडिया लग जाएगा, रिलेट करके अच्छे से याद कर पाए। किसी को बताना मत भाई, और पढ़ लो चुपचाप। चलिए आगे चलते हैं 167 में। राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री के कर्तव्य। बीपीएससी और बिहार दरोगा में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं भैया। अगर बिहार से आप लोग हैं तो देख लीजिए, ये प्रश्न पूछे गए हैं। मुख्यमंत्री का कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो राज्यपाल को जानकारी देने का मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा कि भैया जब मुख्यमंत्री कुछ चीज मांगे तो आप जानकारी देंगे ही देंगे जानकारी। ऐसा किस अनुच्छेद में है? तो ऐसा 167 अनुच्छेद में है। जैसे प्रधानमंत्री का कर्तव्य किस अनुच्छेद में था? अगर आप लोगों ने पढ़ा है अनुच्छेद 78 78। अब इसको 78 आप बनाना जान गए होंगे, इस एक को कहां कहां जोड़ना है। तो मैं उम्मीद करता हूं इसको रिलेट करके आप बहुत ही आसानी से इसमें के तमाम अनुच्छेद जो है वो याद कर लेंगे, बहुत ही आसानी से। किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी
नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि इससे कुछ निचोड़ निकाल करके लाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं वो मैं आपको अवश्य बताऊंगा। तो चलिए तैयार हो जाइए, उसके लिए मैं भी तैयार हो जाता हूं। देखिए कौन कौन सा जो अनुच्छेद है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर परीक्षाओं में आपको देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको 124 अनुच्छेद ही मिल जाएगा, 1 नंबर। ओके, नोट करते जाइएगा बच्चों। दूसरा है जो तदर्थ न्यायाधीश जो है वह आपको मिल जाएगा। तीसरा है अभिलेख न्यायालय भी आपको मिल जाएगा। ओके, अब आते हैं 137 नंबर जो है वह आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। 143 जो है वह आपको एग्जाम में देखने को हमेशा से मिलता है। 148 बहुत ही ज्यादा मिलता है। 6 इधर हो गए, एक बार फिर आऊंगा फिर आऊंगा फिर आऊंगा। अब आइए देखिए, अब आपको मैं बताता हूं कि ये वाला मिल जाता है एक, राज्य की कार्यपालिका शक्ति। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं तो आपको मिल जाएगा राज्यपाल का शपथ, है ना। जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रहा हूं। 161 जो है वह आपको मिल जाएगा भैया। अब आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। 163 भी आपको मिल जाएगा, ठीक ना। राज्य का महाधिवक्ता तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये मिल जाएगा। अब आ जाइए कर्तव्य, ये तो मैं बताया ही हूं कि मतलब कि भाई साहब 1 दर्जन अनुच्छेद मैं निकाल दिया हूं इससे, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब इसको याद कर लीजिए, तुरंत याद हो जाएगा। 2 मिनट का समय दीजिए, ये 12 के 12 आपको चुटकी में याद करा देते हैं। देखिए पहला है 124 अनुच्छेद, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन। ओके, कोई दिक्कत नहीं। 127 कहता है कि तदर्थ न्यायाधीश। क्या है तदर्थ न्यायाधीश? मैं बता चुका हूं कि जब न्यायाधीशों की संख्या कम रही हो तो किसी दूसरे न्यायालय से इसको मंगवाया जाता है, ये तदर्थ न्यायाधीश होते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय के रूप में होना, इनके आदेशों को रखा जाता है कि भैया इनके आदेश जो है वो अगले अभिलेख के रूप में कार्य आएंगे। तो 129 में है। चौथे नंबर पर है 137, ये मैं अपने ही निर्णयों की समीक्षा कर सकता हूं, ये 137 में है। अब 5वें नंबर पर है 143, ये मैजिक वर्ड है ना, जान गए होंगे आप, परामर्श लेना। 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, 148। तो 6 इधर। और देखिए राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राज्यपाल में, 154। राज्यपाल का शपथ, जैसे राष्ट्रपति 60 में शपथ ले रहे थे वो 159 में ले रहे हैं ये। चलिए, जैसे राज्यपाल राष्ट्रपति 72 में क्षमादान था उनको, ये 161 में इनको भी क्षमादान है। आगे आते हैं, देखिए हम लोग सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। जैसे केंद्र में मंत्री परिषद था, आप जब 74 अनुच्छेद पढ़ रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा, है ना। तो उसी प्रकार से अनुच्छेद 163 जब आप पढ़ेंगे तो ये राज्यपाल को सहायता देने के लिए मंत्री परिषद होगी, ऐसा यहां भी जिक्र है। राज्य का महाधिवक्ता, जैसे आप 76 अनुच्छेद वहां पढ़े थे, 165 यहां पढ़ेंगे, है ना। ओके, चलिए आखिरी 167, राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री का जो कर्तव्य है वो है 167 में। ठीक उसी प्रकार से जैसे 78 अनुच्छेद में प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य था कि वह राष्ट्रपति को सूचना दे, राष्ट्रपति को बतलाए, उसी प्रकार से 167 में भी कर्तव्य है मुख्यमंत्री का कि वह जानकारी किसको देगा? राज्यपाल को देगा। मैं आपका 28 मिनट बिल्कुल बर्बाद कर चुका हूं, बिल्कुल बर्बाद कर चुका हूं, अब और बर्बाद नहीं करूंगा, वीडियो को समाप्त करता हूं। तो क्या आप लोग कमेंट करिएगा कि क्या मैं आपका बर्बाद किया हूं 28 मिनट समय, या आपको अच्छी अच्छी जानकारी दिया हूं। आपके कमेंट मैं हमेशा पढ़ता हूं दोस्तों, कमेंट अवश्य करिएगा। अगर कोई त्रुटि या कोई जानकारी लेना चाहते हैं या कुछ लग रहा हो कि यहां पर मिस्टेक है तो कमेंट अवश्य करिएगा। आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक शेयर अपने भाई के नाम। फिर मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।